हम अक्सर खबरों में या फिल्मों में सुनते हैं ना, पुलिस ने आरोपी को रिमांड पर ले लिया है। लेकिन क्या कभी ये सोचा है कि इस एक लाइन का असल में मतलब क्या होता है? जब किसी केस की जांच 24 घंटे में पूरी न हो पाए तो फिर आगे क्या होता है? चलिए, आज कानून की इसी गुत्थी को सुलझाते हैं और समझते हैं कि ये रिमांड आखिर है क्या चीज। तो इस पूरी प्रक्रिया को समझने के लिए हम इन 6 हिस्सों से गुजरेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि गिरफ्तारी के ठीक बाद वो कौन सी घड़ी है जो टिक टिक करना शुरू कर देती है। फिर जानेंगे कि रिमांड का मतलब क्या है, इसके 2 अलग अलग रास्ते कौन से हैं और इसकी आखिरी डेडलाइन क्या होती है। और आखिर में हम ये भी समझेंगे कि इसमें अधिकारों का संतुलन कैसे बनाया जाता है और क्यों रिमांड को कभी भी सजा नहीं समझना चाहिए। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। जैसे ही किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है, समझिए कानून की एक उल्टी गिनती शुरू हो जाती है और यहीं से पुलिस के लिए पहली और सबसे बड़ी चुनौती सामने आती है। पुलिस के पास गिरफ्तारी के बाद जांच पूरी करने और आरोपी को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने के लिए होते हैं सिर्फ 24 घंटे। इसमें आने जाने का समय शामिल नहीं होता। मतलब अगर किसी को सोमवार सुबह 10 बजे पकड़ा गया तो पुलिस को उसे मंगलवार सुबह 10 बजे तक मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना ही होगा। 1 मिनट भी ज्यादा नहीं, ये कानून है। ये नियम हमारे कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। और बस यहीं से कहानी में एंट्री होती है रिमांड की। जैसे ही ये 24 घंटे पूरे होते हैं, पुलिस का अधिकार खत्म हो जाता है और अब सारा कंट्रोल अदालत के हाथ में आ जाता है। तो सवाल ये उठता है कि अगर 24 घंटे में जांच पूरी नहीं हुई तो पुलिस क्या करेगी? खैर, इसी का जवाब है रिमांड, जो कि कोर्ट का एक खास आदेश होता है। चलिए समझते हैं ये है क्या। सीधी सी बात है, रिमांड का मतलब है कि अब पुलिस अपनी मर्जी से किसी को हिरासत में नहीं रख सकती। उसे अदालत से इजाजत लेनी होगी। ये अदालत की निगरानी में दिया गया एक्स्ट्रा टाइम है ताकि जांच को सही तरीके से पूरा किया जा सके। ये पुलिस का एक तरफा फैसला बिल्कुल नहीं होता। तो पूरा प्रोसेस कैसा दिखता है? बहुत सिंपल है। पहले गिरफ्तारी हुई, फिर 24 घंटे का काउंटडाउन खत्म हुआ। इसके बाद आरोपी को मजिस्ट्रेट के सामने लाया गया और फिर मजिस्ट्रेट ने केस के सारे पहलुओं को देखकर ये फैसला किया कि आगे हिरासत की जरूरत है भी या नहीं। अच्छा, अब यहाँ कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। रिमांड का मतलब सिर्फ एक चीज नहीं है, ये एक चौराहे की तरह है जहाँ से 2 अलग अलग रास्ते निकलते हैं। एक है पुलिस कस्टडी और दूसरा है जुडिशियल कस्टडी। और इन दोनों की दुनिया एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। तो फर्क क्या है इन दोनों में? देखिए, पुलिस कस्टडी का मतलब है एक्शन। यहाँ पुलिस आरोपी से सीधी पूछताछ करती है, सबूत जुटाती है और ये सब होता है पुलिस थाने के लॉकअप में। लेकिन जुडिशियल कस्टडी वो बिल्कुल अलग है। यहाँ पर सीन थोड़ा शांत हो जाता है। जब पुलिस को सीधी पूछताछ की जरूरत नहीं होती तो आरोपी को जेल भेज दिया जाता है। यहाँ वो पुलिस की नहीं बल्कि जेल अथॉरिटी की निगरानी में रहता है। और हाँ, एक बहुत जरूरी बात, पुलिस को पूछताछ के लिए आरोपी सिर्फ गिरफ्तारी के बाद शुरू के 15 दिनों के लिए ही मिल सकता है। 15 दिन के बाद खेल के नियम बदल जाते हैं। अगर उसके बाद भी कस्टडी बढ़ानी है तो वो सिर्फ और सिर्फ जुडिशियल कस्टडी होगी, पुलिस कस्टडी नहीं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये जांच हमेशा के लिए चलती रहेगी। बिल्कुल नहीं। कानून ने एक लक्ष्मण रेखा खींच दी है जिसके पार ये जांच नहीं जा सकती। पुलिस को उस तय समय के अंदर अपनी फाइनल रिपोर्ट, जिसे हम चार्जशीट कहते हैं, वो जमा करनी ही होती है। जो बहुत ज्यादा गंभीर केस होते हैं, मतलब जिनमें सजा 10 साल से ज्यादा, उम्र कैद या मौत तक हो सकती है, उन मामलों में जांच एजेंसी के पास चार्जशीट फाइल करने के लिए ज्यादा से ज्यादा 90 दिन का टाइम होता है। और बाकी दूसरे सभी अपराधों के लिए ये लिमिट है 60 दिन। ये डेडलाइन इसलिए है ताकि जांच बेवजह सालों साल लटकती ना रहे। अब यहाँ पर कानून का एक बहुत ही दिलचस्प सेफ्टी वॉल्व आता है। सोचिए, अगर पुलिस इन 60 या 90 दिनों में अपनी चार्जशीट फाइल नहीं कर पाई तो क्या होगा? तो आरोपी को जमानत पाने का एक कानूनी हक मिल जाता है अपने आप, चाहे केस कितना भी गंभीर क्यों ना हो। इसी को कहते हैं डिफॉल्ट बेल। क्यों? क्योंकि ये पुलिस के डिफॉल्ट करने की वजह से मिलती है। ठीक है, तो हमने अब तक बात की नियमों की, टाइम लिमिट्स की, लेकिन इस सब के बीच में एक इंसान भी है ना? कानून सिर्फ जांच की प्रक्रिया के लिए नहीं है, वो उस व्यक्ति के अधिकारों की सुरक्षा के लिए भी है। और इस मामले में हमारे सुप्रीम कोर्ट का नजरिया बिल्कुल साफ है। कोर्ट का कहना है कि किसी की आज़ादी को यूं ही नहीं छीना जा सकता। ये एक बहुत बड़ी बात है और ऐसा करने के लिए बहुत बहुत मजबूत वजह होनी चाहिए।
और यहीं पर मैजिस्ट्रेट का रोल बहुत अहम हो जाता है। वो सिर्फ एक रबर स्टैम्प की तरह काम नहीं करते। उनका काम है पुलिस की केस डायरी को पढ़ना, हर चीज को चेक करना, और जब वो पूरी तरह से संतुष्ट हों तभी कस्टडी बढ़ाने का ऑर्डर देना। वो एक गेट कीपर की तरह हैं। और ये बात भी याद रखने वाली है कि गिरफ्तारी का मतलब ये नहीं कि सारे अधिकार खत्म हो गए। एक वकील रखने का हक, जमानत के लिए अप्लाई करने का हक और मानवीय व्यवहार का अधिकार, ये सारे अधिकार कस्टडी में भी बने रहते हैं। चलिए अब आते हैं इस पूरी बातचीत के सबसे जरूरी और आखिरी सिद्धांत पर, ये समझना कि रिमांड है क्या, और उससे भी ज्यादा ये समझना कि ये क्या नहीं है। तो एकदम साफ शब्दों में, रिमांड जांच में मदद करने का एक टूल है, सजा देने का तरीका नहीं। अगर कोई रिमांड पर है तो इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि वो दोषी साबित हो गया है, बिल्कुल नहीं। ये तो बस न्याय की प्रक्रिया का एक हिस्सा है, उसका फैसला नहीं। तो आखिर में एक सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। रिमांड एक तरफ है न्याय की जरूरत जिसके लिए जांच जरूरी है, और दूसरी तरफ है एक व्यक्ति की आज़ादी और हमारा पूरा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। बस इसी नाजुक बैलेंस को साधने की एक लगातार कोशिश